गाइस, वेलकम टू एडिमेंटो। आज हम क्या करेंगे? देखो, इन दिस वीडियो वी विल बी लुकिंग एट द सोल्यूशन ऑफ योर एडुवेंटर एज टेस्ट, फाइन, जो 27th ऑफ जुलाई को हो रहा है। करेक्ट। चलो, इसमें लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइन, एक बार उनका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलो, लेट्स हैव अ लुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये बोलता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिक्सर इज कोडेड एज 75, हाउ विल कलर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। करेक्ट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? सिक्सर में SIXER, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनकी रैंक लिखनी पड़ेगी। रैंक एज इन, जैसे A सबसे पहले आता है तो उसकी रैंक 1 होती है, B 2, C 3, ऐसे Z तक जाता है, दैट इज 26। अब ये रैंक याद रखने का जो तरीका था हमारा, वो क्या था? हम इजोटी यूज करते हैं। व्हाट इज इजोटी? ये रेफरेंस अल्फाबेट्स है जो हम यूज करते हैं। ये सारे अल्फाबेट्स की रैंक 5 के मल्टीपल में होती है। जैसे E की रैंक 5 होती है, J 10 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है, Y 25 होता है। तो इनको हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस, ताकि हमको सारे अल्फाबेट्स की रैंक निकालना आसान। नहीं तो सारे अल्फाबेट्स की रैंक याद रखना बड़ा मुश्किल है। चलो फिर 6 से ट्राई करते हैं। पहले इन सबकी रैंक निकाल लेते हैं, देखते हैं फिर उन सबको यूज करके कैसे 75 बनते हैं। नाउ एस, एस क्या होगा? T से जस्ट पहले आता है तो इट विल बी 90, राइट। आई, J से जस्ट पहले आता है तो इट विल बी 9, राइट। एक्स, एक्स Y से जस्ट पहले आता है इट विल बी 20। E 5 है हमारा तो इट विल बी 5। एंड देन R, T से 2 पहले आता है, इट इज RST, तो इट विल बी 80। अब आप सोचो इसको यूज करके कैसे हम 75 बनाएंगे। आप अगर ध्यान से देखो, इनको ऐड करके 75 बन रहा होगा। चलें ऐड करें, देखो। तो 19 + 9 इज 28, देन 24 + 5 इज 29, और बाकी 18 तो है ही। करेक्ट। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो दिस इज 8 + 8 16 + 9 25, 5 2 कैरी, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, तो ये गेट 7, राइट। इसका मतलब जो भी वर्ड दिया है उसके अल्फाबेट्स की रैंक को ऐड करना है, उससे आंसर आता है, राइट। चलो लेट्स ट्राई फॉर कलर। COLOUR, तो C की रैंक तीसरे नंबर पे आता है तो 3, O is 15, then L, it's JKL, तो 10 11 12, तो L will be 12, then O is 15, U T के बाद आता है, right, तो it will be 21, and R is 80। तो ऐड कर देते हैं, तो 15 + 15 is 30, 12 + 21 is 33, and 3 + 18 is 21। 21 आ गया है, 15 15 मैंने ऐड किया है, 30 आ गया है, 12 + 21 इज 33। इन सबको ऐड करते हैं तो दिस इज 4, 3 + 3 6 + 2 8, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, 84। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देख, at what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be the same straight line but not together? ठीक है, बेसिकली वो ये पूछ रहा है 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में जो आर हैंड है और मिनट हैंड है उसके बीच में स्ट्रेट लाइन कब होगी? स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 180 डिग्री। करेक्ट। तो ऐसा टाइम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है ना डायरेक्ट। कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल्स टू 2/11 30H प्लस माइनस योर ए इज योर एंगल, जो आपको एंगल चाहिए, राइट। एंड 30H, H क्या होता है? अब देखो, ये हमसे 7 से 8 के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे H विल बी व्हाट? 7। कैसे 7? जब आप 7 o'clock से 8 o'clock जाते हो ना, तो वो बेसिकली 7th आवर चल रहा है ना, 7 से 8 में जाने में। अब जो बीच का टाइम आएगा वो कैसा आएगा? 7:05, 7:10, 7:15, एंड सो ऑन। करेक्ट। इसीलिए
जो h की वैल्यू होती है ना वो हम पहले वाला r ले लेते हैं, दैट इज 7 राइट नाउ। चलो जरा टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो t विल बी व्हाट 2/11 into 30h, now h is your 7 plus minus your angle, required angle is 180, करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 2/11, दिस इज 210, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे 180। माइनस क्यों करते हैं, देखो शुरुआत में ये जो एंगल होती है, जो हमारी घड़ी होती है ना, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज नॉट 16, दिस इज 6, यहां से लेकर के यहां तक हम प्लस करते हैं। फिर जो सेकेंड हाफ ऑफ आर क्लॉक होता है, यहां से लेके यहां तक हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 7 से 8 ये सेकेंड हाफ में पड़ता है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज 2/11, 210 minus 180, this is how much, 30, so this becomes 60/11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 5 होल 5/11, करेक्ट। द आंसर विल बी 5 होल 5/11। याद रखना ये मिक्स फ्रैक्शन, पास्ट 7। गेटिंग माय पॉइंट। तो 7 बजे के बाद इतने मिनट बाद 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in order in which they appear in the English alphabet dictionary। अरे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे बेहतर तरीका होता है ऑप्शन देख लो। अब ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले पे तो 5 है, फिर दूसरे पे 3 ऑप्शन में 4 है, एक में 6 है, राइट। तो आप चेक करो कि फिफ्थ वाला तो फर्स्ट पोजिशन पे आ ही रहा है, ये तो फर्स्ट पोजिशन पे आ ही रहा है, ये तो फिक्स है। सेकंड पोजीशन में कौन आएगा, फोर्थ या सिक्स। अब अल्फाबेटिकली क्या होता है, एक एक अल्फाबेट चेक करो आप, फोर्थ का देखते हो, फोर्थ और सिक्स का देखते हैं। सी और सी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ए और ए सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एल और एल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी और एल में सी पहले आता है ना, तो अल्फाबेटिकली फोर्थ पहले आएगा, तो फोर्थ अल्फाबेट विल बी योर, फोर्थ वर्ड विल बी योर सेकंड पोजीशन वाला नंबर। तो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। अब इसके बाद देखो 6 कॉमन है, तो 6 थर्ड पे ही आएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ही कॉमन है, चेक ही नहीं करना है हमको। फिर उसके बाद 7 और 3 का ऑप्शन बन जाता है। अब 7 और थर्ड चेक करो, सी और सी कॉमन है, ए और ए कॉमन है, यू और यू कॉमन है। अब बात किसकी आती है, जी और एल की। तो पहले कौन सा आता है, पहले जी आता है ना, इसका मतलब ये बनेगा आपका फोर्थ पोजिशन, करेक्ट। अब ये फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, तो इसका मतलब 3 वाला ऑप्शन हो सकता है, ए हो नहीं सकता, यहाँ पे 7 आ रखा है। अब इसके बाद देखो बी और सी में क्या डिफरेंस आता है, 7th और 2। देखो 7th और 2 सेकंड में पहला कौन सा आ जाता है, तो सी ए यू, यहाँ तक तो सब सेम है। फिर एल सेम है, फिर यहाँ आई आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, ऑब्वियस बात है डी पहले आता है, तो ये हमारा फिफ्थ पोजीशन पे आता है। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन आपका सही, करेक्ट। सिंपल, डिक्शनरी में रखना है इसको, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number and the sixth number is related to the fifth number। बहुत सिंपल है। वो बोल रहा है कि जो रिलेशन 5 और 124 का है, जो रिलेशन 5 और 124 का है, वही रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क और 342 का है, वही रिलेशन इस 2 और 7 का है, ठीक है। देखो ये तो देख के पता चल रहा है, 7 कैसे बन रहा होगा, 2 का क्यूब होता है 8, उसमें से एक माइनस कर दो, राइट। वैसे ही 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से एक माइनस कर दो, राइट। तो यहाँ जो भी नंबर होगा उस नंबर का क्यूब किया जा रहा होगा और -1 कर रहे होंगे, तो 342 बन रहा होगा, राइट। तो अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जिसका क्यूब विल बी व्हाट, प्लस होने जाएगा उधर जाकर के, तो 343, और ये होता है 7 का क्यूब, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, 7। सिंपल कैलकुलेशन, करेक्ट। आपको बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज ऑन सिलॉजिज्म, राइट। इसमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, इसको यूज करके हम वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन रीड करते हैं, देखते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उसके बेसिस पर हम ऑप्शंस पिक करते हैं। अच्छा, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, नो पिलग्रिम इज अ ट्रैवलर। तो कोई भी पिलग्रिम ट्रैवलर नहीं है, इसका मतलब पिलग्रिम और ट्रैवलर साथ आने ही नहीं वाले, करेक्ट। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता ताकि समझ में आ जाए। फिर वो बोलता है नो ट्रैवलर इज टायर्ड। अब कोई भी ट्रैवलर
टायर्ड भी नहीं है, इसकी लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है आपके लिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बस। पिलग्रिम इज एन ऑब्जेक्ट, ट्रैवलर इज एन ऑब्जेक्ट, टायर्ड इज एन ऑब्जेक्ट, सब। फिर वो बोलता है ऑल वर्कर्स आर पिलग्रिम, सारे के सारे वर्कर्स पिलग्रिम के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे वर्कर्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियरली बनाने के लिए थोड़ा पिलग्रिम हटा रहा हूँ, जैसे इसको बड़ा कर, ये पिलग्रिम है, इसी के अंदर वर्कर था, सारे के सारे वर्कर्स पिलग्रिम। ठीक है, चलो अब ऑप्शन रीड करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे, पहला बोल रहे हैं सम पिलग्रिम्स आर वर्कर्स, कुछ पिलग्रिम्स वर्कर्स हैं। देखो किसी भी इंक्लूजन को आप ट्रू कब करते हो, जब वो 100% ट्रू होता है। तो क्या कोई भी पिलग्रिम वर्कर है, सम पिलग्रिम्स आर वर्कर्स, यस दैट इज ट्रू, so this is true, so let me change the pen, this is true। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन नंबर 1 ट्रू हो गया ना, पहले ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ओनली 2 एंड 4 फॉलो, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब बी सी और डी तीनों में 1 आ रहा है। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ईदर और का केस दिया होता है ना, ये वाला, अब ईदर कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज नहीं है और होगा, तो ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ईदर और ही होता है, ईदर एंड कुछ नहीं। कभी भी अगर दो कंक्लूजन आपको ईदर और के साथ दिए ना, तो उनका इंडिविजुअली फॉल्स होना जरूरी है, उसके बाद हम उनको ईदर और के केस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जैसे बी में देखो, वो बोलता है ईदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज, इसका मतलब 1 और 3 को पहले इंडिविजुअली फॉल्स होना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनको ईदर और के केस में कंसिडर करेंगे, राइट। फिलहाल नहीं है ना, 1 तो वैसे हमको दिख रहा है ट्रू है, तो बी और डी ये दोनों तो आंसर ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ईदर कंक्लूजन 1 और 2 आ रखा है, एक में 1 और 3 आ रखा है। तो जब तक ये दोनों 1 और 3 और 1 और 2 इंडिविजुअली फॉल्स नहीं होंगे, तब तक ईदर और का केस अराइज ही नहीं होता, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट सिर्फ एक कंक्लूजन उठा करके, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉल। ठीक है, आप चाहो तो सेफ साइड के लिए थर्ड भी चेक कर लो। थर्ड क्या बोलता है, नो वर्कर इज अ ट्रैवलर, करेक्ट। अब नो वर्कर इज अ ट्रैवलर कहाँ गया, कोई भी वर्कर ट्रैवलर नहीं है, ये तो बिल्कुल ट्रू बात है, देख करके पता चल रहा है, कोई भी वर्कर ट्रैवलर है ही नहीं, क्योंकि वर्कर आ रहा है पिलग्रिम के अंदर, ट्रैवलर आ रहा है अलग, पिलग्रिम और ट्रैवलर अलग 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 है, साथ आ नहीं सकते, तो वर्कर भी नहीं जा पाएगा ट्रैवल के साथ, करेक्ट। बढ़िया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोलता है, अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट, इन द क्यूब सो फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स। बहुत सिंपल है, जब कभी भी आपको ऐसा क्यूब मिले, तो देखो ये ऑपोजिट साइड्स पे कैसे जाते हैं, बहुत सिंपल होगा। यहाँ पे ना एक अल्फाबेट स्किप करके जो अल्फाबेट आ रहा होता है ना, वो आपके ऑपोजिट मिलता है। जैसे आपको जे के ऑपोजिट यू मिलेगा, यहाँ जे और यू ये ऑपोजिट मिलेंगे, वैसे ही ई और ओ एक अल्फाबेट स्किप करके आता है, तो ई और ओ ये ऑपोजिट मिलेंगे, और बचा क्या, आई और आर, ये भी एक अल्फाबेट स्किप करके जा रहे हैं, तो आई और आर ये ऑपोजिट मिलेंगे। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला बोलता है जे एंड यू, बिल्कुल सही, जे और यू ऑपोजिट है। फिर आई एंड यू क्या ऑपोजिट है, नहीं है। ई एंड जे ऑपोजिट है क्या, नहीं है। फिर आई एंड ओ भी चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत सिंपल है, ये बेसिकली ना एक क्यूब को ओपन कर दिया है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब वो बोलता है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज, ये इज हटा दो यहाँ से, विच क्लोजली रिजेंबल्स होगा द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। अरे बहुत सिंपल है, इसकी मिरर इमेज निकालनी है यार, है ना, इसकी मिरर इमेज तो बहुत सिंपल है। अब जैसे ए का क्या है, ध्यान समझना, यहाँ पे अपना ए का क्या है, पहले तो देखो चारों में डिफरेंस कहाँ है, चारों में ए तो सेम है। अगला नंबर यहाँ आ रहा है 4, अब मिरर इमेज आप आगे से देखोगे ना, यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, तो इसका उल्टा ए बनेगा, ऐसा बनेगा, करेक्ट। अब आप 4 का अगर आप मिरर इमेज निकालोगे ना, तो ऐसी बनेगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 तो पहले ही गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है, बचा क्या, 1 और 4 ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 4 4 मिल गया, फिर अगला 1 1 मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं चेक करके, फिर 0 0 मिल रहा है, कोई फर्क नहीं चेक करके, फिर 1 1 मिल रहा है, राइट। बेस्ट है आप लास्ट में आ जाओ, लास्ट में यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। अब ये जो टी है ना, जब इसका आप मिरर इमेज निकालोगे ना, तो टी ही दिखेगा। इसका अगर वाटर इमेज निकालते हैं, पानी वाटर इमेज के लिए हम नीचे देखते हैं, तो फिर टी का उल्टा ये
फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन फिर आराम से मिरर इमेज बोला है ना, इसलिए आंसर क्या सही होगा? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, सिंपल है ये। चलो 8th क्वेश्चन देख। 8th क्वेश्चन बोलता है अच्छा, ये दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन। फाइन, ध्यान रखना, सबका अपना अपना तरीका होता है डिनोट करने का। मैं कैसे डिनोट करता हूं, अगर मैंने किसी सर्कल पे प्लस रखा हुआ है, इसका मतलब हम डिनोटिंग अ मेल। अगर मैंने किसी सर्कल पे माइनस रखा हुआ है, दैट मीन्स आई एम डिनोटिंग अ फीमेल। करेक्ट। चलो देखते हैं। पहला क्या बोलता है, निशाल एंड सुमन आर ब्रदर्स। ठीक है, तो हमारे पास निशाल है और सुमन है, ये दोनों ब्रदर्स है। ध्यान रखना, नाम से मत जाना कि नाम किसी का कैसा है, नहीं, जेंडर आपको दिया होगा कुछ। फिर वो बोलता है, अब देखो निशाल और सुमन हमने यूटिलाइज कर लिया। अब वो बोलता है प्रीति सन विप्लव इज द ब्रदर ऑफ संजना। ना हमें प्रीति का पता, ना विप्लव का पता, ना संजना का पता, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा होल्ड करो, आगे बढ़ो। वो बोलता है श्रीनिवास इज द फादर ऑफ निशाल। निशाल के पिताजी हैं श्रीनिवास, ठीक है, तो निशाल के पिताजी बनाओ। एक जनरेशन ऊपर जाएंगे हम, यहाँ आएंगे हमारे श्रीनिवास जी, और प्लस रहेगा ना क्योंकि ये सारे मेल हैं अभी तक। फिर उसके बाद सुमन एंड प्रीति आर मैरिड कपल। सुमन की शादी कराओ प्रीति से, सुमन की शादी हो रखी है प्रीति से। अब मैं जब डबल लाइन से डिनोट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम डिनोटिंग हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, एंड हैव वन सन एंड वन डॉटर। इनका एक कोई बेटा है और एक बेटी है, तो ऑब्वियसली बात है वो भाई बहनों में। ठीक है, अब वो जो हम स्टेटमेंट ऊपर छोड़ के आए थे ना, वो रीड करते हैं। चलो, वो क्या बोलता है, प्रीति सन विप्लव इज द ब्रदर ऑफ संजना। जो प्रीति का सन है, तो प्रीति और सुमन दोनों की शादी हो रखी है, तो प्रीति का सन है सुमन का सन, है ना। उसका सन कौन है, विप्लव, तो ये विप्लव हो जाएगा। इज द ब्रदर ऑफ संजना, ये संजना का भाई है, तो संजना यहां आ जाने। पूरी फैमिली ट्री बन गई। अब तो आप किसी से किसी का भी रिलेशन बता सकते हो। क्वेश्चन है, हाउ इज संजना रिलेटेड टू श्रीनिवास। संजना श्रीनिवास की क्या लगती है? सिंपल है, 2 जनरेशन ऊपर या 2 जनरेशन नीचे वाली बात है ना, तो यहाँ तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन वाला हिसाब आ जाएगा। राइट, एक बार देख लो, संजना के पिताजी हैं सुमन, राइट, और सुमन और निशाल के पिताजी हैं श्रीनिवास, तो बेसिकली संजना के दादाजी हुए ना श्रीनिवास, पापा के पापा। राइट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज संजना रिलेटेड टू श्रीनिवास। संजना क्या लगी श्रीनिवास की, तो वो उनकी पोती लगी, राइट, और वी कैन से ग्रैंड डॉटर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाउ 9 इज ऑल्सो वन ऑफ योर क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉजिज्म। अगेन सेम लॉजिक है, स्टेटमेंट यूज करेंगे, फिगर बनाएंगे, कंक्लूजन ट्रू फॉल्स करेंगे और ऑप्शंस देंगे। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। वो बोलता है सम कैस्केट्स आर टेप्स। ठीक है भाई, कुछ कैस्केट्स टेप है। फिर सम टेप्स आर सैशेस, कुछ टेप्स सैशेस हैं, ऐसे फिगर बनेगा। चलो कंक्लूजन चेक करते हैं। अब देखो, कंक्लूजन 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव कंक्लूजन होता है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन होता है। फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिया है। पॉजिटिव चेक करना बहुत आसान है, जैसे थर्ड वाला कंक्लूजन, सम सैशेज आर कास्केट्स, इसको चेक करना बहुत आसान है। मैं आपको नेगेटिव कंक्लूजन चेक करना बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है नो सैशे इज अ कास्केट, तो कभी भी अगर आपको कोई नेगेटिव कंक्लूजन ऐसा दिया हो, सम ए आर बी, सम ए, सॉरी नॉट सम ए आर बी, नो ए आर बी। जैसे देखो, नो सैशे इज अ कास्केट, नो टेप इज अ कास्केट, ऐसा दिया है ना। मान लो नो ए आर बी या नो ए इज बी दिया हुआ, तो इसको करते कैसे हैं, बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव में। ठीक है, नो ए आर बी का क्या होता है, उसका उल्टा ये होता है सम एज आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये इसके रिवर्स कंक्लूजन। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें कि अगर मान लीजिए आपने इसको चेक किया और ये ट्रू आ गया, तो ये 100% फॉल्स जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चेक किया और ये फॉल्स आ गया, तो ये 100% ट्रू जाएगा।
ये उल्टा काम करते हैं क्योंकि रिवर्स है ना, राइट। अब जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, नो सैशे इज अ कास्केट, इसका रिवर्स क्या होगा, सम सैशेज, सम सैशे आर कैस्केट, या आर या इस ले लो क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज अ पॉसिबिलिटी, इसका रिवर्स ही हो। ठीक है, तो आप चेक करो कुछ सैशे कैस्केट हो सकते हैं क्या, तो ये कैस्केट है ये सैशे है, ये दोनों साथ थोड़ा तो आ ही सकते हैं बिल्कुल, राइट। तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। गेटिंग माई पॉइंट, इट बिकम्स वेरी सिंपल, फाइन। सिमिलरली नो टेप इज अ कास्केट का क्या होगा, सम टेप और टेप्स आर कास्केट इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। चेक करो कुछ टेप कास्केट हो सकते हैं क्या, ऑलरेडी हैं, ये तो ट्रू है ही, अब ये ट्रू है इसका मतलब ये फॉल्स होगा। गेटिंग माय पॉइंट, चलो। अब फिर तीसरा क्या, तीसरा तो ऑलरेडी पॉजिटिव कंक्लूजन है तो इसको चेंज नहीं करना है, वो बोलता है सम सैशेज आर कास्केट, सम कुछ सैशे कास्केट हैं, तो ये होगा फॉल्स। अब आप बोलोगे कि सर ये ट्रू क्यों नहीं है, बेटा देखो किसी भी पॉजिटिव कंक्लूजन को ट्रू तब करते हैं जब वो हमेशा ट्रू हो, एक भी ऐसा केस नहीं मिलना चाहिए जिसमें वो फॉल्स हो जाए। पॉजिटिव कंक्लूजन है ना, सम सैशेज आर कास्केट, कुछ सैशे कास्केट हो सकते हैं, गारंटी नहीं है कि हमेशा होंगे, जैसे इस फिगर में ही देखो कैस्केट अलग है सैशे अलग है, तो एक पॉसिबिलिटी निकल के आई ना जिसमें ये ट्रू नहीं हो रहा तो ये फॉल्स होता है। किसी भी पॉजिटिव कंक्लूजन को हम ट्रू करते हैं जब वो हमेशा ट्रू होता है, राइट। अब यहां तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, अब क्या करें, अब ईदर और का केस कंसिडर करो। ईदर और कब कंसिडर करते हैं, जब एक कंक्लूजन दूसरे कंक्लूजन की वजह से फॉल्स हो रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, पहला तो बोल रहा है बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर डी भी पॉसिबल नहीं है, बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो, ना हो ही नहीं रहा है। सी भी नहीं पॉसिबल है और कंक्लूजन फॉलो, पॉसिबल ही नहीं, तो आंसर तो बी आएगा। मैं एक बार समझाता हूँ कैसे आता है। वो बोलता है इधर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज, या तो 1 फॉलो करेगा या तो 3 फॉलो करेगा। एक बार 1 और 3 रीड करो, देखो 1 क्या बोलता है, कोई सैशे कास्केट नहीं है। 3 क्या बोलता है, कुछ सैशे कास्केट है। अब भाई दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है ना, दोनों को आप साथ उठाओगे ना तो दोनों में से एक चीज सही होगी। अगर वो बोलता है कि कोई भी सैशे कास्केट नहीं है, आप अगर इस चीज को ट्रू कर दोगे तो सम सैशे कास्केट बिल्कुल फॉल्स है। अगर आप सम सैशे कास्केट को ट्रू करते हो तो नो सैशे इज अ कास्केट फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन आनी चाहिए, कंफ्यूजन हो सकता है आ रही हो कि सर ये दोनों तो फॉल्स हैं, फिर इसमें से किसी एक को आप ट्रू कैसे कर रहे हो। देखो समझना, पहला कंक्लूजन इसलिए फॉल्स है क्योंकि थर्ड पॉसिबल है, थर्ड इसलिए पॉसिबल फॉल्स है क्योंकि फर्स्ट पॉसिबल है। कोई ये कंक्लूजन अगर फॉल्स होता है ना, वो इसलिए फॉल्स होता है क्योंकि वो हमेशा ट्रू नहीं हुआ। किसी भी कंक्लूजन को अगर आप अगर फॉल्स करते हो ना, किसी भी कंक्लूजन को अगर आप ट्रू करते हो तो वो तब करते हो जब वो ऑलवेज ट्रू हो। अगर एक भी सिचुएशन ऐसी निकल आई जब वो ट्रू नहीं हो रहा ना, तो हम उसे फॉल्स करते हैं, राइट। सेम यहाँ पे, ठीक है। आपने इन दोनों को फॉल्स किया है तो इसलिए किया है क्योंकि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पॉसिबल नहीं हो पा रहे। 1 की वो वाली सिचुएशन 3 है और 3 की वो वाली सिचुएशन 1 है। 1 इसलिए फॉल्स है क्योंकि 3 पॉसिबल है, 3 इसलिए फॉल्स है क्योंकि 1 पॉसिबल है। इसीलिए इंडिविजुअली पिक करोगे ना तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं है तो हमें इनको फॉल्स करना होता है। लेकिन 1 3 की वजह से फॉल्स हुआ है और 3 1 की वजह से फॉल्स है, तो अगर आप दोनों को साथ उठाओगे ना तो दोनों में से एक तो ट्रू होगा ही होगा, या तो सैशे कास्केट साथ आएंगे या तो नहीं आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, इसीलिए ईदर और का केस आएगा यहाँ। फाइन, अगर आपको कंफ्यूजन होती है इधर और में तो बेटा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपकी बुक में है, ठीक है, यू लर्न इट इजी। चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, it says 4 different positions of the same dice are shown, the 6 faces which are numbered from 1 to 6, select the number that will be on the face opposite to the one, opposite to the one having 1, 1 के ऑपोजिट नंबर निकालना है, लल्लू सवाल है ये। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, आपको चेक करना पड़ता है कि आपका स्टैंडर्ड डाइस है या रेगुलर डाइस है। ठीक है, देखो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिससे ना हम लूडो खेलते हैं, वो जो लूडो वाला डाइस होता है उसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, आपको 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4 ही मिलेगा।
ठीक है, आप इन ऑपोजिट्स का अगर सम निकालोगे तो हमेशा 7 ही आता है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, देन देर इज समथिंग नोन एज रेगुलर डाइस। अब रेगुलर डाइस में क्या होता है, रेगुलर डाइस में ना कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, 1 के ऑपोजिट 2 हो सकता है, 3 के ऑपोजिट 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये रेगुलर डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। वो कैसे पता करते हैं, आप अगल बगल वाले नंबर्स ऐड करो, अगर कहीं पे भी 7 मिल गया तो इसका मतलब ये रेगुलर डाइस है। अगर अगल बगल वाले नंबर्स में 7 नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब ऑपोजिट नंबर्स का सम 7 रहा होगा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, आप नंबर्स ऐड करिए, जैसे 6 + 2 = 8, 3 + 6 = 9, 3 + 2 = 5, नहीं मिला। इधर देख लेते हैं, 6 + 2 = 8, 6 + 4 = 10, 2 + 4 = 6, नहीं मिल रहा। 5 + 6 = 11, 5 + 4 = 9 एंड 6 + 4 = 10, 4 + 1 = 5, 1 + 2 = 3, 4 + 2 = 6। कहीं पे भी मुझे 7 नहीं मिला है ना, सिंस मुझे 7 नहीं मिला है ना, इसका मतलब ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस। करेक्ट, अगर बगल वाले नंबर्स में मुझे सम मिल जाता 7, तो मैं क्या बोलता, ये रेगुलर डाइस हो। ठीक है, ध्यान समझना इस बात को, बहुत जरूरी है समझना। ऑपोजिट नंबर्स का सम 7 नहीं ढूंढ रहे हम, यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो बगल वाले दिख रहे हैं ना। करेक्ट, हिटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम, मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम 7 मिल जाता है, तो इसका मतलब वो एक रेगुलर डाइस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम मुझे 7 मिला ही नहीं, तो इसका मतलब ये रेगुलर डाइस है नहीं, रेगुलर नहीं है तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में 1 के ऑपोजिट आपको 6 ही देखने को मिलेगा, तो ये आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, ये बोलता है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो साइन इंटरचेंज करने की जरूरत है, मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या है, 12 + 156 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 6 माइनस 100, दिस इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। पहला बोल रहा है कि डिवाइड बाई और माइनस को चेंज कर दो, तो ये 12 एज इट इज रहेगा, प्लस एज इट इज रहेगा, 156 एज इट इज रहेगा, माइनस 13 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। मैंने माइनस और डिवाइड बाई चेंज कर दिया। देखो ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बात आ जाएगी 6/100, तो ये डेसिमल में चीजें आ जाएंगी, मुझे तो इक्वल टू 50 चाहिए ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं, ये वाले ने तो हमारा काम नहीं किया। सेकंड क्या बोलता है, प्लस और इंटू को इंटरचेंज करते, तो वो कर लेते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन चेक करेंगे, प्लस और इंटू को इंटरचेंज करते, तो 12 प्लस की जगह मैं कर रहा हूँ इंटू, 156 डिवाइड बाई 13 एज इट इज है, इंटू की जगह हो गया है प्लस 6 माइनस 100। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, करते हैं। दिस इज 13 इंटू 1, दिस इज 13 इंटू 12, 12 इंटू 12 इज 144, ये आ गया 144 प्लस 6 माइनस 100, तो 144 प्लस 6 इज हाउ मच, 150 माइनस 100, ये कितना आ रहा है 50। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लस और इनटू इंटरचेंज करने पे आपको आंसर मिल गया। ऐसे अगर नहीं होता तो आप सी चेक कर लेते, डी चेक कर लेते, आंसर मिल ही जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्राइम इज कोडेड एज 2491814222, हाउ विल टेबल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अगेन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब या तो आप एजोटी यूज कर लो, फिलहाल मैंने आपके रेफरेंस के लिए ना ये टेबल डाल दिया है, हमें इजी पड़ जाएगा। आप ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ना हर अल्फाबेट की रिवर्स रैंक यूज हो रही है, CRIM। अब रिवर्स रैंक क्या होता है, जैसे एक अल्फाबेट है, देखो ये अल्फाबेट है, इसकी एक्चुअल रैंक तो 1 है, लेकिन इसकी रिवर्स रैंक 26 है। रिवर्स रैंक 26 कैसे, अगर मैं उल्टा लिख दूं पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे अल्फाबेट्स को, तो सबसे पहले 26 आएगा, तो उसकी रैंक 26 हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, फाइन। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे नंबर्स की रिवर्स रैंक लिखी, देखो सी, सी की रिवर्स रैंक 24 है, 24 लिखा हुआ है।
फिर आर, आर की रिवर्स रैंक आर का आ गया। अब ध्यान से देखना, आर राइट में आ रहा है ना, आर राइट में आ रहा है ना, तो उसकी रिवर्स रैंक अब इस तरफ दिखेगी। अब उसकी रिवर्स रैंक 9 है, तो आर की रिवर्स रैंक 9 है। फिर आई चेक करिए आप, आई की रिवर्स रैंक 18 है। एम चेक करिए आप, एम की रिवर्स रैंक 14 है, ये 14 दिया है। और ई की चेक करिए, ये 22 दी होगी। कहाँ गया ई, ये रहा, और 22 आएगा, बिल्कुल सही। तो ये क्या लिखी हुई है, दीज आर रिवर्स रैंक्स। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता देता हूं, अगर आपको किसी भी अल्फाबेट की रिवर्स रैंक निकालनी है तो वो निकालते कैसे। आपको क्या करना है, आपको 26 में से एक्चुअल रैंक माइनस करनी है और +1 करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई बोलता है रिवर्स रैंक ऑफ, मुझे ए बताना है, मुझे पता है ना 26 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 26 माइनस एक्चुअल रैंक, ए की एक्चुअल रैंक है 1, और +1 कर दूंगा, तो ये 26 है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आवर रिवर्स रैंक, राइट। चलो अब टेबल के लिए देख लें फटाफट से, देखते हैं। अब हमारे पास है TABLE टेबल, राइट। तो टी, टी की रिवर्स रैंक 7 आती है, राइट। ए की रिवर्स रैंक 26 आती है, बी की रिवर्स रैंक 25 आती है, देन एल, एल की रिवर्स रैंक 15 आती है, और ई, ई की रिवर्स रैंक 22 आती है, करेक्ट। तो लास्ट में 22 आना चाहिए, यहाँ 32 है, यहाँ 22 है, यहाँ 36 है, तो ए और सी तो हो ही नहीं सकता। 22 बिल्कुल सही है। उसके पहले 15 आना चाहिए। ओ ग्रेट, आपका एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, सुपर। बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया हुआ है, राइट। तो आप जब ये टेस्ट दिए होंगे तो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, अगर आप आंसर तक पहुंचे होंगे तो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, 7, 2, 6, 2, 5, 1, 5, 2। समझ गए, बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series। ठीक है, बहुत सिंपल है। बेसिकली नंबर सीरीज है, नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो अब आपको पैटर्न खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सोचो, 8, 15, 46, 91, 274 एंड ब्लैंक। ये तो बहुत सिंपल है, मुझे दिख रहा है, देखो। मगर 8 से 15 जाना चाहूंगा ना, मुझे पता है इसके ट्वाइस के आसपास कहीं दिख रहा है ये, तो मैं 8 × 2 कर दूंगा, 16 -1, 15 मिल गया। अब 15 से अगर मुझे 46 जाना है, तो 15 × 3 45 होता है, पहले उस नंबर के पास पहुंचते हैं। तो 15 × 3 45, और +1 कर दूंगा, 46 मिल जाएगा। फिर 46 से 92, बहुत सिंपल है, 46 × 2 कर दूंगा, 46 × 2 क्या होता है, 92। 92 -1 कर दूंगा, 91 मिल जाएगा। अब 91 से यहाँ जाने के लिए 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 91 × 3, दिस इज व्हाट, 273, +1 करूंगा, मुझे 274 मिल जाएगा। तो देखो, एक बार ×2 हुआ, फिर ×3, फिर ×2, फिर ×3, तो अगला पक्का से ×2 होने वाला है। फिर इधर -1 +1 -1 +1, अगला -1। तो नंबर क्या है, 274। 274 × 2 करते हैं, 4 × 2 8, 7 × 2 14, 2 × 2 4 +1 5, -1, the answer will be what, 547। दैट इज ऑप्शन नंबर करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड to the third term in the same way as the second term is related to the first term। बहुत सिंपल है। अब आप देखो, आप ये देखो कि भाई ब्लॉक किस तरीके से LBPKC से रिलेटेड है, एक बार ये मिल जाएगा तो मार्जिन का कोड निकालना आसान हो जाएगा, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है। हम्म देखो, व्हाट आई कैन नोटिस इज कि फर्स्ट टू लास्ट कोडिंग हो रखी है। अब जैसे बी, बी को आप एक आगे बढ़ाओगे, सी बन जाएगा, +1, राइट। एल के साथ क्या करोगे आप, एल में एक -1 करोगे, एल बन के बन जाएगा, राइट। ओ के साथ क्या होगा,
ओ में एक +1 करोगे पी बन जाएगा, ओ के बाद आता है पी। सी में एक -1 करोगे बी बन जाएगा, और के में एक +1 करोगे एल बन जाएगा। तो इट इज +1 -1 +1 -1 +1। सिंपल। अब आप सेम लॉजिक लगाओ मार्जिन के साथ। चलो मार्जिन उठा लेते हैं हम, MARGIN। इसका कोड क्या होगा, देखो ध्यान समझना। वैसे तो हम इसको +1 करते हैं पहले, ठीक है, एम के बाद एन आता है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है सारे के सारे एल दिए हैं, इसका मतलब सबसे पहले -1 करा रहा है, तो यहाँ पे एल आएगा। तो अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में +1 हो रहा, तो यहाँ पे बी आना चाहिए। तो एल और बी, तो मुझे बी और सी ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रही है, राइट। अच्छा आर में क्या होगा, आर में वापस से -1 होगा, राइट। तो क्या आएगा, क्यू। तो लास्ट में देखो एल बी क्यू दिखना चाहिए, जैसे एल बी एच दिख रहा है तो ए भी नहीं हो सकता, तो एल बी क्यू आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा चेक करने की जरूरत है, गेटिंग माय पॉइंट। चलो जी, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। अब 15th क्वेश्चन क्या बोलता है, select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें क्या करना होता है, आपके पास जो सीरीज है ना, अल्फाबेट सीरीज को लिखो जरा, L-R-T, फिर L-P-T-P-R-L-R-T। देखो कई बार तो देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है ऐसा हो रहा है। अगर ना आ रहा हो ना देख के समझ में, आप ऑप्शंस पुट अप कर दो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे वो बोलता है पी रख दीजिए, फिर बोल रहे हैं एल रखिए, फिर RTP, फिर आर रखिए, फिर टी रखिए, फिर पी रखिए। आप रीड करो, देखो कोई पैटर्न दिखता है, तो मुझे दिख रहा है LPRT, LPLT, RPRT, LPRT, मुझे तो नहीं दिखा कुछ पैटर्न, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, पहले वाले से तो काम नहीं बना। दूसरा चेक करते हैं, पहले तो नहीं है, दूसरा क्या बोलेगा, फिर यहाँ टी रख दो, फिर यहाँ पी रख दीजिए, फिर यहाँ एल रख दीजिए, फिर आर रख दीजिए, फिर टी रख दीजिए, फिर रीड करिए। तो दिस इज LTRT, LPPT, LPRR, LTRT। यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बना, करेक्ट। तो ये भी आंसर नहीं होगा, फाइन। फिलहाल अब इतना करते करते ना आपको दिख जाएगा पैटर्न। जैसे देखो मेरे को क्या नोटिस हुआ पैटर्न में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा होगा LPRT, फिर LPRT, फिर LPRT, और इधर LPRT। तो LPRT 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 LPRT। तो सबसे पहले क्या आया, P, फिर R, फिर L, फिर T, फिर P। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन नंबर डी है, PRLTP। अगर इनकेस नहीं भी दिखता आप ऑप्शंस रखो, आपको कोई पैटर्न जरूर दिखेगा, ठीक है। तो सारा खेल बस इस बात का होता है कि आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई करें, करेक्ट। बढ़िया। दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। चलो, आई होप यू गाइस हैव लर्न समथिंग टुडे। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।